डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक तो नहीं कहें, जैसे इसमें भूगोल का हम लोग 1000 से अधिक प्रश्नों का ये तो एक कोर्स हम लोग चला रहे हैं, से आरंभ करने जा रहे हैं। ये है तो बाद की बात है। ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन है, 10-10 का सेट है, 2-4 तो ये तो बाद की बात है। जब आपको इंटरेस्ट लगेगा, समझिएगा हम कैसे पढ़ाते हैं, कितना आपके लिए लाभदायक होता है, तो ये बाद की बात है। तत्काल हम कुछ का सेट है जैसे अपना से डेवलप किया, और ये सेट का ऐसे नहीं है जो ABC करना है। मेरा उद्देश्य है आप तक पहुंचना और अधिक से अधिक कम समय में हेडिंगें दिए हैं जो सीमित समय में सफलता का आसान तरीका। तो मेरा फाउंडेशन कोर्स है, वो तो चलेगा ही। तो ये मैंने पूरा समय जितना लगता है वो करेंगे, लेकिन तत्काल जो लोग परीक्षा देना है, अभी नज़दीक में दरोगा है या फिर बीपीएससी तो 72 के लिए अलग से हम ला रहे हैं, लेकिन बाद की बात है। अगर टीचर का देना है, ज्योग्राफी देना है, तो अगर जो सब है तो उसके लिए ऐसा ही हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस का हम बहुत कम ये है, और 1000 है, कैसे ज़्यादा भी क्वेश्चन हम डिस्कस कराएंगे, और फुल डिस्कशन लिखा हुआ है। और किस रूप से, उसी में से एक नमूना में हम 2-4 सेट है 10-10 क्वेश्चन का वो करने जा रहे हैं। और देखते चलिए, पहले हमको समझिए आपके लिए, करियर के लिए सफलता में मेरा कितना योगदान होता है, और कितना कैसे हमको आप मेजर करते हैं, तौलते हैं, समझते हैं, वो आगे की बात क्वेश्चन से हम करने जा रहे हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, खगोलीय भूगोल के, बड़ा कॉमन ही चैप्टर है, तो उसमें से देखिएगा। ABC नहीं करना है हमको, वो तो करेंगे ही, लेकिन देखिए ये कह रहा है कि आंतरिक ग्रहों का सर्वाधिक घनत्व वाला कौन है। ठीक है, तो ये तो आप यहीं से सेट बना लेते हैं, रट लेते हैं, तो आंसर तो आपका ये हो गया। तो ये माने नहीं है, लेकिन ये किस आधार पर होता है, ये क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम समझाना है। बीइंग ए टीचर कोशिश है हमारी, या बेहतर समझिए, और किसी प्रकार का ऑप्शन उलट पलट दे तो आप समझिए। तो प्रथम तो हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। ये तो पूरा सिलेबस जब आएगा, चैप्टर आएगा, तो आपका PDF मिलेगा। ऑलरेडी आपको जो जानना है बेसिक चीज़ वो PDF में रहेगा, और आप पढ़ के रहेंगे, और हम उसको डिस्कस करेंगे, और तब कहीं का क्वेश्चन बनाइए, और एडिशनल क्वेश्चन तो हम बनाएंगे ही उसी में से। जैसे 1000 लिए हैं क्वेश्चन, तो ऐसे मेरे पास ज्योग्राफी का लगभग 3000 है। तो 3000 क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे लोग भर देते हैं, बुक मोटा कर देते हैं, सेट बना देते, तो वो मेरा उद्देश्य नहीं। जहाँ टीचर की भूमिका है, ज्योग्राफी समझने का, जो आपको दिक्कत होती है, वो सब क्वेश्चन में 1000 से अधिक कराएंगे। ऐसे यहाँ मिलता है, सोना मिलता है, चांदी मिलता है, ये करता है, रटने वाला तो उसमें कुछ नहीं। तो क्वेश्चन संख्या बढ़ा देना नहीं, आप 1000 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे तो 4-5 हजार कर देंगे, तो वो तो धीरे धीरे आप देखिए, तत्काल इसको समझिए। तो प्रथम तो ये जो है से ग्रह है, तो ग्रह कहते किसको हैं, ये सब मिलेगा आगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जगा देते हैं। इसको समझने के लिए आपको इतना चीज़ की ज़रूरत है। सेट में क्या ABC कर दिया है, चाहे जनरल किताब है, तो वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के तरफ किसी खास पथ पर परिक्रमा करते रहते हैं, ग्रह कहलाते हैं। सच ए स्टोनिकल बॉडी which revolves around the sun on particular path and does not emit heat and light is termed as planet। वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ किसी खास पथ पर, तो ये तो एक थ्योरी पढ़ाएंगे, मतलब खगोलीय भूगोल को, तो वो तो कंसेप्ट का चीज़ है, और लेकिन उसी से जहाँ तक आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो यह ग्रह कहलाता। फिर कहता है डेंसिटी। डेंसिटी तो फिजिक्स का चीज़ है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ये भी कहते चलते हैं, ज्योग्राफी प्योर साइंस है भाई, हम लोग रट लेते हैं। एक भी और ज्योग्राफी है नहीं, जो लाल ग्रह, पीला ग्रह, छोटा ग्रह, बड़ा ग्रह, ज्योग्राफी नहीं है। आप लोग के परीक्षा में रहता है ये, तो इसलिए हम कर दिए हैं, चाहे GS का चीज़ है ये। अब कह रहा है कि आंतरिक और बाह्य हो गया। जब आप सोलर सिस्टम से शुरू करते हैं हम लोग,
तो अभी उतना तो पढ़ाएंगे नहीं। सोलर सिस्टम किसको कहते हैं बाद में, अभी लेंदी हो जाएगा आपके लिए। तो इसका मतलब है कि सौर परिवार या सौर मंडल होता क्या है। तो परिवार कहलाने के लिए ऐसे समझ लिए घरेलू भाषा से, परिवार, यहाँ फैमिली नहीं लिखा हुआ है, सिस्टम लिखा हुआ, ख्याल रखिएगा, समझ रहे हैं ना, फैमिली नहीं लिखा, सिस्टम। तो सौर परिवार मतलब सूर्य का परिवार। तो परिवार कहलाने के लिए देयर मस्ट बी हेड ऑफ द फैमिली दैट इज पेरेंट, विदाउट पेरेंट कांट बी इमेजिन एनी टाइप ऑफ फैमिली। माता पिता के बिना परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती है। एकदम बच्चा जैसा समझा रहा, थोड़ा ऊपर भी इसको समझने को से। सिस्टम वेरेवर मोर देन वन ऑर्गन इन्वॉल्व्स इन सच एक्शन कोलेक्टिवली टर्म्ड एज सिस्टम। माने जहाँ कहीं भी एक से अधिक अंग मिलकर किसी कार्य का निष्पादन संपादन करते हो तंत्र कहलाता है। जैसे आप बोलते हैं पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजिंग माउथ, टंग, टीथ, एसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलेक्टिवली टर्म्ड सिस्टम। इसमें से कोई भी, हर का अलग अलग भूमिका है। मुंह की अलग भूमिका है, जीभ की अलग, दांत की कुछ भूमिका है, ग्रास नली कुछ, आंत की कुछ और भूमिका है। तो एकदम बच्चा जी सब समझा रहे हैं कि परिवार कहलाने के लिए परिवार का एक हेड का होना जरूरी है, जैसे पेरेंट। बिना पेरेंट माता पिता के परिवार की बात नहीं कर सकते हैं। तो किसका परिवार? सूर्य। तो सूर्य क्या है? एक प्रकार का स्टार है, माने तारा है। ये सब जब आएगा सब ये ऑलरेडी मिलेगा आपको लिखा हुआ, समझना जितना विस्तृत समझिए समझ। लेकिन अभी तो शुरुआत है तो इसमें कितना करें, लेंदी लगने लगेगा, टफ लगे, तभी आपको परेशानी होगी। तो वह खगोलीय पिंड जो उष्मा तथा ऊर्जा देता है तारा कहलाता है। सूर्य एक प्रकार का तारा है। सच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी व्हिच इमिट्स हीट एंड लाइट और एनर्जी टर्म्ड एज स्टार लाइक सन। ये सब मिलेगा, चिंता आप डोंट वरी एट ऑल, इसका नहीं कीजिएगा आप। तो हो गया सूर्य का परिवार। तो इसका मतलब सौर परिवार का सूर्य जो है से प्रधान है, माने उसी के इर्द गिर्द आपके मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा हैं तभी हम हैं, तब आपके जो कीथन के बच्चे बाल बच्चे जो होगा से वो नहीं होते तो आप नहीं होते, आप हैं तब आपके बच्चे हैं। तो सूर्य का परिवार, तो इस सौर परिवार का, सौर मंडल का सूर्य जो है से प्रधान या सूर्य एक प्रकार का तारा है। अब कह रहा है कि सूर्य के चारों तरफ किसी खास पथ पर, जब कॉपरनिकस का थ्योरी पढ़ाएंगे, टॉलमी का थ्योरी पढ़ाएंगे, तो वो सब प्योर साइंस है, लेकिन ज्योग्राफी में भी है, तो बाद की बात है, उसकी अब चिंता मत कीजिए। तो कह रहा है कि आंतरिक, तो कहाँ से अंदर, जैसे ही क्लासरूम है तो एक डिमार्केशन है ना, गेट। क्लासरूम में क्लास के अंदर है टीचर, अगर टीचर उधर चला जाए तो आप तो क्लास से बाहर हो जाएंगे। तो कहाँ से आंतरिक? अगर सन को सेंटर मान लिया जाए, मान किया ले जाए ही, तो सूर्य से जैसे जैसे ग्रहों की दूरी बढ़ेगी वह क्या दुरस्त कहलाएगा। तो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। जब पढ़ते हैं तो यहाँ स्पष्ट कर दिया आंतरिक से क्या मतलब है। तो ग्रह की संख्या 8 है, आप जानते हैं, ग्रह की संख्या 8 है, रटने का चीज नहीं, 8 कौन है वो अपने आप आ जाएगा। तो इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी जो है सो आंतरिक ग्रह है, और उसके अलावा जो है से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है से बाह्य ग्रह है। यह स्पष्ट करें आंतरिक का क्या मतलब है। तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध, इसके बाद में शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, इसके मंगल, ये सब इनर प्लेनेट है, ये ख्याल रखेंगे। तो इनर प्लेनेट है, तब क्या होगा, इसको हम और आसान कर देते हैं आपके लिए। प्रॉब्लम है इसमें जी, हो गया। तो इसको आप देखिए कि अगर ग्रह को आप देखते हैं तो ऐसे यहाँ इतना जरूरत है नहीं, लेकिन हम ABC नहीं करा रहे हैं। ग्रह जो है से इसको ऐसे कीजिए, इनर, इनर और आउटर, आंतरिक और बाह्य। तो इनर में कौन होगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये भी आप जान गए, साथ साथ ही इसमें क्या होगा? बृहस्पति, शनि, अरुण,
वरुण, पूरा हम टॉप के पढ़ा दिए हैं। तो ये आंतरिक और बाह्य हो गया। अब जब इसी को अब आकार में पढ़ेंगे ये ग्रहों को, तो ये आकार में हमेशा बड़ा होता है किसके तुलना में, और ये जो होता है छोटा होता है। समझ गए? ये 8 ग्रह है, तो इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये है। तो पूछेगा जिसमें बड़ा कौन है, छोटा का, सिंपल कैसे आप आंसर करेंगे। तो ये सब जो है से आकार में बड़ा है। एक जगह लिखाएंगे, जो प्रॉपर क्लास चलेगा, सब चीज़ प्रॉपर नोट मिलेगा, तो ग्रहों के आकार घटते क्रम में घनत्व सब पढ़ाएंगे। इतना चीज़ के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आकार में बड़ा है, ये आकार में छोटा है, हो गया। तो अगर 2 ग्रह आपके पास ऑप्शन में बड़ा हो, यहाँ पर दिया ही हुआ है, देखिए दिया ही हुआ है, ऐसे समझिए। तो देख रहे हैं बड़ा आकार वाला में ये दोनों है। अब पूछ रहा है जो अधिक, तो ये दोनों तो नहीं ही होगा। एक के क्वेश्चन में आप सारा मॉडल सेट कर लीजिए ना, कुछ है नहीं, खाली से समझिए। लेकिन देख रहे हैं ये बृहस्पति शनि है, तो इस आकार में बड़ा है, तो इसका घनत्व हमेशा क्या होगा, कम होगा। और ये आकार में छोटा है, तो ये अधिक होगा, हो गया। अब 4 ऑप्शन है, 2 छांट दिए, तो 50% आपको संभावना है होने के लिए। और तुक्का मारिएगा दही खा के, तो हो सकता सब गलती हो जाए, यही होता भी है। तो अगर पूछ रहा है तो ग्रह 8 है, तो उसको आंतरिक और आंतरिक ग्रह किस होता है, पोजीशन के दूरी के हिसाब से। तो अगर यहाँ तो ऑप्शन दिया हुआ है, सेट वैसा किया हुआ है, ये एक क्वेश्चन में आप कम समझिए। तो ये जब 2 गए, तो देख रहे हैं बृहस्पति नहीं, तो आकार में बड़ा है, तो इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो ये दोनों तब होगा नहीं। अब बचा ये, तो ये दोनों होगा। अगर इसी को उलट पूछते कम वाला, तो ये दोनों नहीं होता, ये होता। कितना मॉडल इसमें आ रहा है आप समझ लीजिए। क्वेश्चन डेवलप किया, वो सेट फेटा, ये हमको बिजनेस नहीं करना है जो मैगजीन में ही करना है कि 5 को 5 होते, सब चीज़ एक के साथ सॉल्व कर लिया, बनाइए कहीं का क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका। अब कह रहा है कि इसमें कौन, तो घनत्व जो है से पूछेगा जो सबसे अधिक, सीधे क्वेश्चन में बोल देते हैं, आउट ऑफ 8 प्लेनेट, 8 ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व वाला जो है वो पृथ्वी होता है। और सबसे कम घनत्व वाला जो है से शनि है। 1 साल पहले पूछा भी था बीपीएससी में, पूछा भी था। तो ये 3 मॉडल हो गया। अब बृहस्पति है, शुक्र है, कौन है, तो ये भी तो एक आएगा क्रम। तो 1 नंबर पर सबसे अधिक पृथ्वी, दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे नंबर पर बुध और चौथे नंबर पर मंगल है। ये भी एक मॉडल हो गया। इतना तो कम समय आप समझिए, सब आपका प्रॉपर नोट मिलेगा पीडीएफ में, चिंता मत करिए। लेकिन बताते हैं कैसे पढ़ना है। इतना एक ही समझ के टॉपिक देखिए ना, इतने बार बार सुनिए और क्वेश्चन रखिए कहीं का, प्रीवियस क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। तो क्या पढ़े, ग्रह वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ किसी खास किसी खास पथ पर रिवॉल्व करते रहते हैं, माने परिक्रमा करते हैं। ऐसे देखिए फिजिक्स का, ये पेन है, तो यह भी तो किसी एक्सिस पर होगा। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, दैट इज डिफरेंट थी, वो अलग बात है, उस पर अभी चर्चा नहीं करें। क्या कलम या तो ऐसे घूमेगा चाहे ऐसे घूमेगा, यही ना बात होगी। तो अपने एक्सिस पर कोई बॉडी अगर चक्कर लगाती है तो उसको रोटेशन कहा जाता है, घूर्णन। और जब इसी के अराउंड आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉक, तो उसको रिवॉल्यूशन, परिक्रमण कहा जाता है। जैसे कोई ग्रह है तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो उसको रिवॉल्यूशन कहेंगे, और कोई प्लेनेट अगर अपना एक्सिस पर तो उसको घूर्णन कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए जो कॉमन चीज है, बार बार क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पश्चिम से पूरब की ओर लगभग 24 घंटों में एक चक्कर लगा लेती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन काल, रोटेटरी पीरियड अथवा दैनिक गति कही जाती है। पृथ्वी के घूर्णन से ही दिन रात होता है। एक में हम 5 को क्वेश्चन बोल दिए। जबकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ लगभग 365 दिनों में एक चक्कर लगाती है, जिसे पृथ्वी का वार्षिक गति अथवा परिक्रमण काल कहा जाता है, जिसे ऋतुगत परिवर्तन होता है। इसमें और भी बात जुटेगा, इतना ही नहीं है, लेकिन आपका काम इतने से चल जाएगा जनरल जीएस में। तो
तो अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस पर चक्कर लगाती है तो उसको घूर्णन रोटेशन, और किसी बॉडी के राउंड चारों तरफ उसको रिवॉल्यूशन। समझ गए? अब यहां पर कह रहा है, क्या बोल रहा है, खास पथ पर। तो घनत्व वाला में समझ गए, तो सबसे अधिक सर्वाधिक घनत्व वाला पृथ्वी, दूसरे नंबर पर शुक्र। कितना घनत्व हो अभी हम आपको प्रॉपर नोट में अभी बोल देंगे, 5.5 होता है। और डेंसिटी जो किसी भी खगोलीय पिंड का मापा जाता है सीजीएस सिस्टम में, ग्राम सीजीएस सिस्टम मापा, पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, सीजीएस सिस्टम या पीएस सिस्टम, एमकेएस, इसको एसआई सिस्टम कहते हैं। क्या क्या बोले, इतना कम समय में सब मिलेगा, प्रॉपर आएगा तो और कूल होकर आप समझिएगा। हमको तो कम समय में अधिक समझाना है, आप लोगों से जुड़ना है, इसलिए इतना तेजी से कह रहे हैं, सब समझ जाइएगा। घनत्व, सब सर्वाधिक घनत्व वाला 8 ग्रहों में पृथ्वी, सबसे कम घनत्व वाला शनि हो गया। जब आकार देखेंगे तब बाह्य ग्रह जो होता है आकार में बड़ा होता है, आंतरिक ग्रह छोटा होता है। बाह्य ग्रह का हमेशा घनत्व जो है वो अधिक होता, सॉरी, बाह्य ग्रह का हमेशा घनत्व जो होता है कम होता है विथ रेस्पेक्ट टू इनर प्लैनेट। अब क्वेश्चन होगा जो इनर में, तो यहां तो देखिए ये तो स्पष्ट कर लिया, स्पष्ट कर लिए, तो ये तो दोनों इनर है। तो सबसे ये दूसरे पर शुक्र, तीसरे पर बुध और चौथे पर मंगल, 4 गो तो बोलिए दिए। इसका सबसे कम है और दूसरे नंबर पर ये है, इसका 0.7 है, यही तो पूछा था। इसका 1.2 है। क्या क्या बोले, सब तो बोलिए दिए। अब सेट कर गया होगा कि आंतरिक और बाह्य से सूर्य से जैसे जैसे ग्रहों की दूरी बढ़ेगी तो 4 ग्रह जो सूर्य से सबसे नजदीक का, ये भी तो अपने आप में सबसे सूर्य का नजदीक, बुध, उसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, मंगल, इसको आंतरिक ग्रह कहता है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह करता है। आंतरिक ग्रह हमेशा आकार में छोटा होता है, बाह्य ग्रह हमेशा बड़ा होता है। आंतरिक ग्रह का घनत्व हमेशा अधिक होता है, बाह्य ग्रह का हमेशा कम होता है। सर्वाधिक घनत्व वाला पृथ्वी, सबसे कम वाला शनि, और उसमें जो क्रम है वो सब आपको बोल दिए। ये सब लिखा हुआ पीडीएफ में, या फिर जब चैप्टर आएगा तो प्रॉपर लिखा जाएगा, मिल जाएगा। बहुत कुछ कह दिए। आपको सही करने के लिए इतना चीज चाहिए। देखिए यही तो है, यही तो लिखे, इंग्लिश में लिख दिया, रोटेटरी पीरियड। रोटेटरी मतलब अपने अक्ष पर घूमने में लगा समय। अपने अक्ष, मान लीजिए हम ही पृथ्वी है, तो हम क्या, मान लीजिए पैर जो है एक्सिस है मेरा, इसी पर हम पैर पर खड़ा है, तो पृथ्वी जो है से अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे चक्कर लगाती है। इसे समझ लीजिए घरेलू भाषा में। तो पश्चिम से पूरब तो आप बच्चे से जानते हैं, पश्चिम किसको कहते हैं, इधर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को तो साइड ज्योग्राफी का बहुत चीज़ है। आप जिस डायरेक्शन में खड़े हो, बैठे हो, चल रहे हो, सो रहे हो, जग रहे हो, लेफ्ट हैंड को हमेशा डब्ल्यू-वार्ड, वेस्ट-वार्ड, वैसा प्रश्न भी है, टाइम निकालने के लिए उसमें आ जाएगा। आप जिस डायरेक्शन में हैं आपने लेफ्ट हैंड को हमेशा डब्ल्यू-वार्ड, वेस्ट पश्चिम कंसीडर करना है, राइट हैंड को ईस्ट-वार्ड कंसीडर, अपने से ऊपर को उत्तर, नीचे से को दक्षिण। डायरेक्शन यही होता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो अपने से ऊपर को उत्तर, नीचे से दक्षिण में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्शन में हम तो आप लोगों से अपोजिट डायरेक्शन में है। मेरे लिए पूरब इधर है, आप लोग के लिए पूरब इधर है। राइट हैंड को हमेशा ईस्ट-वार्ड कंसीडर करना है, ठीक है। तो घड़ी ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, अच्छे से जानते हैं, अनपढ़ भी जानता है, घड़ी ऐसे चलती है। तो ये क्या है, बायां। अब बायां को ज्योग्राफी में क्या कहता है, पश्चिम। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर, यानी बाईं से दाईं ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से लगभग एक चक्कर लगा लेती है। हम ही पृथ्वी है, तो मान लीजिए ऐसे हो गए हम, एक चक्कर लगा लेती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन काल कहा जाता है, रोटेटिव पीरियड। चूंकि कितना देर में, 24 घंटा, 24 घंटा में ही तो एक दिन रात होता है, इस कारण इसको दैनिक गति भी कहती है। अब पृथ्वी के घूर्णन से ही दिन रात होता है। 5 क्वेश्चन एक में सॉल्व कीजिए ना, खाली सुनिए, शांत होकर सुनिए, देखिए जे यही लाइनें आप याद कीजिए। देखिए सेट फेट बना कर जहाँ जो आप बनाते हैं, जो करते हैं, ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं है। तो अब कह रहा है कि घूर्णन काल किस ग्रह का सर्वाधिक। तो सर्वाधिक अभी पढ़े हैं ना, ये ग्रह को आकार में देखिएगा, आकार का मतलब है डायमीटर।
आकार का क्रम किसका? ग्रहों के। तो देखिएगा सबसे आकार में जो होता है से बृहस्पति होता है, उसके बाद शनि होता है, ये तो सब मिलेगा लेकिन अभी पूरा समझा देते हैं। अरुण होता है, इसके बाद वरुण होता है, और सबसे छोटा जो होता है वो बुध होता है। कितने समझिए। तो पूछ रहा है कि घूर्णन काल सबसे अधिक किसका होगा? तो जो आकार में सबसे छोटा होगा। तो देखिए आकार में सबसे छोटा वाला कौन है? ये है। आकार में सबसे छोटा वाला कौन है? ये है। देखिए ये है, हो गया। आकार में चूंकि सबसे बड़ा ये है तो पूछेगा जो सबसे, क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक, सबसे कम होगा तो ये होगा, पकड़ लीजिए। इसमें फिर आता है जो घूर्णन काल किसका कितना होता है, वो तो फिर टॉपिक है। तो सबसे कम होता है 0.41 डेज, इसी को 0.41 इंटू 24 यावर में पूछता है 9 पॉइंट, सब लिख दिए, क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो घूर्णन काल अधिक किसका होगा? जो आकार में सबसे छोटा होगा। घूर्णन काल सबसे कम किसका होगा? जो आकार में, तो आकार में सबसे बड़ा है। देख लीजिए बृहस्पति है तो इससे क्या होगा? इससे इसका ज्यादा होगा। तो यहाँ अगर बृहस्पति का ये है तो शनि का क्या हो जाएगा? ये देख लीजिए 0.3 होगा। ये पॉइंट ये होता है। क्या क्या बोले? सब एक के साथ समझा दिए। तो सर्वाधिक घूर्णन काल वाला ये सबसे कम रहेगा, तो ये इससे छोटा है कौन? शनि, तो इससे अधिक होगा। सब सेट कर लीजिए। आई तो सब चीज पर प्रिंटेड आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा। अब देख लीजिए, फिर तीव्र गति से शुक्र का चक्कर लगा, सॉरी सूर्य का चक्कर लगाने वाला तीव्र गति से। तो सूर्य का चक्कर लगाने तो इसका क्या है? रिवोल्यूशनरी पीरियड सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। तो यहाँ देखिए ये जो है से 88 दिन कितना बार आ चुका है, समझे? 88 दिन इसका कौन चीज है? रिवोल्यूशनरी पीरियड है। और रोटेटरी पीरियड है 58 डेज, वहां न लिखे हैं, इसका अर्थ समझा देते हैं। रोटेटरी पीरियड्स मतलब बुध जो है चूंकि आकार में सबसे छोटा है तो इसलिए घूर्णन काल इसका क्या होगा? सबसे अधिक होगा। कितना होगा? तो 58। या घूर्णन होता क्या है? तो जब कोई बॉडी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है तो उसको घूर्णन कहते हैं, किसी बॉडी के राउंड चक्कर लगाती है तो उसको परिक्रमण करते हैं। तो यानी पृथ्वी बुध जो है से अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में 58 दिन लगाता है, जबकि सूर्य के चारों चक्कर में 88। सब जगह मिलता है लिखा, छोटा बड़ा कर लेंगे। ये जो है इसका सब हम एक चार्ट बना देंगे, नहीं समझाएंगे, देना तो अलग बात है, समझ रहे हैं ना? चाहे ऐसे देख ली। सबसे सूर्य का चक्कर मतलब रिवोल्यूशनरी पीरियड सबसे यही होगा। 88 के बाद क्या होता है? 200। जैसे जानते हैं पृथ्वी का घूर्णन काल 365 दिन होता है, घूर्णन काल 24 घंटा होता है, रिवोल्यूशनरी 365 दिन होता है। तो यही पूछ रहा है सबसे, तो ये इसमें जो सब कुछ बोल दिए हैं, जो सब और है देखिएगा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? तो व्यास को, तो अगर ये पृथ्वी है तो ये आपका सेंटर है, तो ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है? डायमीटर है। इसी को तो मैथमेटिकल टर्म है, 0 डिग्री अक्षांश है। ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो इसको आप एन कर लीजिए, इसको एस कर लीजिए। एन का मतलब एन पोल नहीं है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, मतलब उत्तरी गोलार्ध। ये ख्याल रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध है। और एस जो है से साउदर्न मतलब दक्षिणी गोलार्ध है। तो पृथ्वी को लगभग 2 बार भागो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली कौन रेखा है? तो इसी को विषुवत रेखा बोला जाता है, इक्वेटर।
जल्दी जल्दी में लिख दें, तो जब प्रॉपर चैप्टर आए तो पूरा टाइम मिलेगा, आप भी अस्थिर से पढ़िएगा। इस पर पहले से आपको पीडीएफ मिला रहे, लेकिन कम समय में अधिक समझाने से जल्दी जल्दी। तो ये इक्वेटर है इस पर, तो इसके ऊपर क्या उत्तर, इसके नीचे दक्षिण। इसी को जब ऐसे बांट देंगे, अभी बोले हैं ना हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से, मेरे लिए पूरब इधर है, आप लोग के लिए पूरब, लेकिन हम भी तो अब आप ही के साथ हो गए। तो ये क्या हो गया ई, ये हो गया डब्ल्यू, यही डायरेक्शन है। अपने से ऊपर को उत्तर, नीचे को दक्षिण, राइट हैंड को पूरब, लेफ्ट हैंड को पश्चिम। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आगे जरूरत पड़ेगा एन ई होगा, एन डब्ल्यू होगा, एस ई होगा, एस डब्ल्यू कुछ है इसका, फिर आगे जरूरत पड़ेगा। तो कह रहा है विषुवतीय व्यास। तो विषुवतीय व्यास मीन्स ये तो इसको ऐसे देखिए, एक और हम मन बना लेते हैं इसको। अब क्लियर कर देते हैं, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये क्या हो गया डायमीटर। तो पूछ रहा है ये पूछ रहा है यही डायमीटर, यही नहीं इक्वेटर है, बोले हैं ना विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, इसी को विषुवत है। ये कह रहा है जो 12,756 किलोमीटर होता है। तो देखिए 12,756 है, कहीं है नहीं, ये है। तो ये 12,000 से, तो ये जो है इसको पोलर डिस्टेंस कहता है, ये तो ये जो है से 12,713 किलोमीटर है। ये देख लीजिए, ये है। तो क्वेश्चन पूछा तो देख रहे हैं 12,713, 10 तो कंफ्यूज करा दिया गया है। तो ये जो है से ध्रुवीय व्यास है, पोलर डायमीटर। लेकिन पूछ रहा है ये, इसका आंसर हो गया, ये पूछता था, लेकिन पूछ रहा है ये वाला। तो ये होना चाहिए यहाँ पर, इसका आंसर जो हो गया नन है। तो होना क्या चाहिए 12,756 किलो। दोनों चीज कर दिए हैं। एक टीचर वाला में पूछा था, पिछले वाला जो टीयर 3 हुआ है, अब 3 हुआ है, तो उसमें पूछा था जो पोलर डिस्टेंस बोल दिया था, डिस्टेंस ही कह सकते हैं ज्योग्राफी में इसको डायमीटर। तो पोलर डिस्टेंस कितना है 12,713 किलोमीटर। इक्वेटोरियल कितना है विषुवतीय, इक्वेटोरियल डिस्टेंस है 12,756 की। तो दोनों में पूछा, देख लीजिएगा। तो टीचर वाला जो आ रहा है बैच, उसमें तो सब पढ़ाएंगे ही प्रीवियस और जो एडिशनल। तो इसमें दोनों में अंतर जो है से 43 किलोमीटर का है। जो लोग टीचर का परीक्षा दिए हैं चाहे देंगे तो देख लीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन तो पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो है तो क्या हो गया, ये दूरी ऐसे, ये पृथ्वी ऐसा कोई ओवल नहीं है, जीवार्ड है, जिसका विषुवतीय दूरी अधिक होती है 12,756। ये ध्रुवीय दोनों के बीच में इतना है। तो अगर ये पूछता यहाँ पर पोलर रहता तब आपका आंसर लिख दिए, लेकिन पूछ तो रहा है ये, तो ऐसा कुछ नहीं, यही तो एक्स्ट्रा दे दिए कंफ्यूज कर। तो ये इनमें से कोई नहीं। तो होना क्या चाहिए इसका 12,756। अगर ये आंसर होता तब जब पोलर होता, दोनों के बीच में 43 किलो। सब क्वेश्चन यहाँ का कर दिए। ऐसा होता क्यों है वो तो, अब चलिए क्वेश्चन बनाइए। तो मैथ के टाइप का है। सॉरी ये हो तो गया, 4 के बाद 5 ही ना होता है, क्या हो गया था। देखिए यहाँ तो इसके लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन शॉर्ट में हम समझा देते हैं। ऐसे देख लीजिए,
पहला पॉइंट आपको ज्योग्राफी का बेसिक चीज, एन हो चाहे एस हो। एन एस का मतलब है, देख लीजिए, इक्वेटर से ऊपर वाला एन, ये एस हो गया। तो एन चाहे इधर हो चाहे इधर हो, और घरेलू भाषा में ऊपर चाहे नीचे, ऊपर वाला को उत्तर, नीचे वाला को दक्षिण। तो इसको सॉल्व करने के लिए इतना चीज की जरूरत हो, जिसको इंग्लिश में लैटिट्यूड बोला जाता है। इस पर तो स्केच है, लेकिन कम समय क्या है, तो अक्षांश से केवल दूरी मापते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, केवल दूरी हो गया। अब दूसरा जो पॉइंट है, वो चाहे ई वार्ड हो चाहे डब्ल्यू वार्ड, इसी को देशांतर कहा जाता है। देशांतर का इंग्लिश लॉन्जिट्यूड। आप लोग बोलते हैं लॉन्गी, बोलिए, कोई अभी पढ़ा ही नहीं तो क्या बोले। तो इसमें क्या क्या होगा, दूरी के साथ साथ समय भी हम लोग इससे मापते हैं। ये सब बेसिक चीज है, ख्याल रखिएगा। अब ये देख रहे हैं, ऐसे हमको देख लीजिए, अगर मान लीजिए हम ही पृथ्वी हैं, तो बेसिक समझा देते हैं। तो हमको आप लैटरली हॉरिजॉन्टली बांट दीजिए, यहाँ पर कमर में एक बेल्ट लगा, उसको मान लीजिए विषुवत रेखा है। तो ये बेल्ट से जितना ऊपर जो है से ये सब क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। ऐसे समझ दें, बउआ जैसा, बच्चा जैसे समझा रहे हैं। आई बेल्ट से नीचे जितना जो शरीर का अंग है उसको दक्षिणी गोलार्ध मार दीजिए, हो गया। तो इससे वो कहाँ से उत्तर कहाँ से दक्षिण, तो विषुवत रेखा से ऊपर का हिस्सा जो भी होगा उसको उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला को दक्षिणी, हो गया। अब हमको ऐसे वर्टिकली बांटिए, परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ, ये देखिए, ये मान लीजिए ये शर्ट का बटन है, चाहे ये लाइन है, देखिए। तो इसको आप जो लाइन खींचे है, इमेजिनरी लाइन, ये सब बताएंगे। जो विषुवत रेखा है क्या, विषुवत रेखा किस किस महादेश से गुजरती है, किस देश से गुजरती है, किस नगर से, वो सब आएगा चैप्टर। तो पूरा चैप्टर पढ़िएगा। तो ये तो एक तरह के आप लोगों से परिचय करने के लिए, चाहे एक दूसरे को समझने के लिए सब क्वेश्चन हम डाल दिए हैं, सब जगह से सब चीज़ समझिए। तो यहाँ से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, यहाँ से नीचे दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तर दक्षिण को क्या कहते हैं, अक्षांश। अक्षांश से केवल दूरी मापते हैं। यहाँ देखिए, हमको अगर कोई स्थान इस बटन पर है, कोई स्थान ये है, ये तो क्या है, इससे ये उत्तर है लेकिन इससे ये दक्षिण है। तो ठीक ऊपर नीचे है, तो ऊपर नीचे तो अक्षांश होता है। तो अक्षांश से केवल दूरी मापते हैं, समलिख नहीं, केवल दूरी। लेकिन जैसे ही इस बटन से या तो इधर होगा चाहे इधर होगा, तो दूरी के साथ साथ समय में भी परिवर्तन है। और समय बढ़ेगा कि घटेगा, वही तो सिखा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए। तो हम अगर पृथ्वी हैं, तो इमेजिन किए जे कमर पे आपके पास भी बेल्ट लगा हुआ है। तो बेल्ट को मान लीजिए विषुवत रेखा है, अब विषुवत रेखा से ऊपरी हिस्सा जो है उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला दक्षिणी है, हो गया। अब हमको आप वर्टिकल या परपेंडिकुलर लंबवत बांट दिए। तो इधर जो है आपके लिए पूर्व है, इधर पश्चिम है। इसको पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध बोलिए, आगे बताएंगे। तो ऐसा तो नहीं बोलते हैं, बोलिए पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो इधर वाला ई, इधर वाला डब्लू। तो इधर इधर क्या लिखे हैं, देशांतर। तो देशांतर से केवल दूरी नहीं, समय भी मापते हैं, हो गया। तो 1 डिग्री, एक चीज और भी जोड़ देते हैं, इस सब आपके लिए। 1 डिग्री क्या हो गया, चाहे एन हुआ चाहे एस हुआ। तो देशांत अक्षांश हो गया, तो 111 किलोमीटर होता है, ख्याल रखिएगा, हो गया। लेकिन जैसे ही 1 डिग्री क्या हो जाएगा, इधर ई इधर डब्लू, तो इधर देशांतर हुआ। तो 111 सब क्वेश्चन ही आपको बता रहे, 111.32 किलोमीटर होता है। और इसके साथ साथ समय भी मिलता है। तो 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। अभी तो जैसे तैसे लिख रहे हैं, ये सब सुनिए ना, बार बार सुनिए, क्वेश्चन सामने रखो, ऐसी बन जाए। लेकिन ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ख्याल रखिएगा। ज्योग्राफी का ये सब बेसिक चीज है। ज्योग्राफी में बहुत कुछ पढ़ना है, जितना आप डाइजेस्ट करिए, जितना कोशिश होगी बताएंगे। तो इतना हो गया, तो ये आप ध्यान रखिए, हो गया। अब देखिए, जे हम लोग ही क्लासरूम में खड़ा हैं,
तो क्लासरूम का आप ऐसे बांटिए हॉरिजॉन्टल, आप अपने रूम में है, लॉज में है, हॉस्टल में कहीं है, तो उस एरिया को, पार्टिकुलर एरिया को आप लैटरली हॉरिजॉन्टली बांट दीजिए, और बांटने वाली इमेजिनरी लाइन है उसको विषुवत रेखा कहता है। उससे जैसे अब इधर हैं तो आप लोग के लिए हम क्या है, उत्तरी गोलार्ध में, मेरे लिए आप लोग क्या है, उद्युति है, मेरे लिए दक्षिण में है, तो ख्याल रखिएगा। तो ऐसे ऐसे समय में कोई अंतर नहीं होता है, केवल दूरी में अंतर होता है। कितना, इतनी जगह कम है इस पर, तो प्रॉपर जब आएगा स्केच या इमेजिन लाएंगे इस पर ग्लोब का, तो और बेहतर समझिएगा। अब बेहतर क्या समझना यही है, तो ग्लोब आप देख लीजिए मोबाइल में, चाहे जो है, हमरा तो काम है करेंगे ही, हो गया। तो इधर दूरिया, इधर का समय हमेशा हमेशा आगे आगे चलता है। जब समय का निर्धारण एक चैप्टर पढ़ाएंगे, तिथि का निर्धारण पढ़ाएंगे, मानक समय पढ़ाएंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जीएमटी, देखते हैं मैच सब लोग कॉमन है, भारत में तो मैच क्रिकेट तक धर्म जैसा लोग देखते हैं, बुजुर्ग लेके सब, बच्चा सियाना सब देखता है। तो आता है टीवी में से जीएमटी के अनुसार इतना बजे मैच होगा। भारत का जब होता है किसी देश के साथ आईएसटी के अनुसार, तो वही चीज़ समझिए, वही चीज़ समझा रहे हैं। तो सब तो अभी संभव नहीं है, लेकिन वे इधर जो पूरब का समय हमेशा आगे चलेगा, इसलिए कि सूर्य पूरब की ओर उगती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती रहती है, जिस कारण पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य की तरफ सबसे पहले पड़ता है, उसका समय हमेशा आगे आगे चलता है। लेकिन वह समय कितना आगे चलेगा अथवा पीछे चलेगा, यह इस पर निर्भर करेगा जो पार्टिकुलर कोई खास स्थान XYZ ग्रीनविच से जीएमटी से कितना पूरब है या पश्चिम। उदाहरण के लिए आप सब जानते हैं कि भारत का समय जीएमटी से 5.5 घंटा आगे चलता है। 5.5 घंटा ही क्यों, 5 क्यों नहीं, 6 घंटा क्यों नहीं, 4 घंटा क्यों नहीं? तो समझने का चीज़ है, इसी में कोशिश कर रहे हैं, इतना आसानी से नहीं हो पाएगा। लेकिन इधर का समय हमेशा आगे चलेगा। 5.5 घंटा क्यों, ये सब किताब लिख दिया लोग 5.5 घंटा चले, 5.5 घंटा, 6 घंटा क्यों नहीं भाई, 5 घंटा क्यों नहीं, 4 घंटा क्यों नहीं? आगे तो इसलिए चलेगा कि लंदन से भारत पूरब है। मैच देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में भारत का होगा, तो भारत का जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जब सब लोग रटे हैं, इलाहाबाद नैनी से गुजरता है, 82.5 सब किताब लिखे, 82.5 कहाँ से आया? ऐसा मिलेगा सेट जो ऐसा, जो हमारी भूमिका है टीचर समझ, वो सब आपको क्वेश्चन ऐसा किए हुए हैं, यहाँ समझिए क्वेश्चन में, या फिर जो कोर्स होगा उसमें पढ़िएगा। तो 82.5 है क्या, तो हम चर्चा करेंगे। वो पर वीडियो भी स्पेशल एक पहले से बहुत मेरा बना हुआ है, आईएसटी क्या है, जीएमटी क्या है, स्टैंडर्ड टाइम क्या, तो वो भी उसमें मत जाइए। तो इधर का समय हमेशा आगे चलेगा, मतलब दाईं तरफ। क्यों? इसलिए कि टाइम एक चैप्टर है मेरा, समय का डिटर्मिनेशन टाइम पढ़ाएंगे, तो ये डिफिनेशन लिखाएंगे एकदम घरेलू भाषा में, किताबी भाषा में नहीं। किताबी भाषा में वही समझता है जिसको समझ में आता है। तो आप लोग तो मेरे लिए बहुत बच्चे हैं, बच्चे मीन्स क्या, टीचिंग के क्षेत्र में भले और सियान हो गए हों। तो यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पर ये कहता है, इसको हम ठीक करना पड़ेगा जी। देखिए अब ऐसे समझ लिए एकदम बच्चा जैसे, ई आपका मान लीजिए ऐसे कि यही बोर्ड जो है से मेरा विश्व है, हो गया। तब विश्व जो है से ये आधा पर ये खड़ा है, इधर वाला क्या है, ई है। कितना देशांतर होता है, कितना कितना कहे, अभी तो पढ़े नहीं। तो इधर वाला जो है से ई है, इधर वाला डब्लू है, ई तो एन है, एस है, इससे तो हमको कोई समय का कोई संबंध नहीं, पहले लिख चुके हैं। तो इधर का समय हमेशा आगे चलेगा, इधर का समय सेट कर लीजिए। हो गया। अब कह रहा है कि यहां बज रहा है 12 नून, हो गया। 50 डिग्री पूरब, तो मान लीजिए यहाँ 50 डिग्री है ई,
तो क्या होगा, यहाँ 12 बज रहा है तो पूरब है तो हमेशा आगे चले, कुछ तो है नहीं, कुछ तो है नहीं है। इधर 50 रहता तो क्या होगा, घट जाता। आप क्या पढ़े हैं, 1 डिग्री देशांतर, देशांतर ना लिख के हम क्या लिख रहे हैं, ई और डब्लू। देशांतर केवल पूरा पश्चिम होता है, इधर अक्षांश है, तो 1 डिग्री देशांतर बराबर क्या होता है, 4 मिनट होता है। तो यही सब आपके सेट में रहता है, आप लोग खुश हो जाते हैं, कुछ है थोड़े ही, ये सब ठीक कर देता है। इसे कंपटीशन लोग नहीं पास करता है, तो सब एक बैलेंस हो जाता है, चलो हमसे बन गया। तो 50 है तो 50 1 डिग्री होता है, तो 50 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 200 मिनट होगा। 200 मिनट में 60 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, मैंने 3 घंटा कुछ हो जाएगा, 4 18, 3 घंटा 20 मिनट। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कितना आसान से कर दिए। 12 बज रहा है कहाँ, ग्रीनविच। ग्रीनविच का मतलब है 0 डिग्री देशांतर, और ग्रीनविच लंदन का एक स्थान है, समझे। ये पर तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर 12 बज रहा है, अब 50 पर कितना, तो ऑप्शन तो 4 रहेगा। जब पूरब है तो आगे चलेगा ही, अब कितना आगे, तो 50 है तो 50 में 4 से 1 डिग्री देशांतर, तो 4 मिनट तो कितना होगा, 200 मिनट। और 200 मिनट को आवर में बदलिएगा तो 3 घंटा कुछ होगा। तो यहाँ 12 बज रहा है, तो देखिए कुछ है, कुछ तो है तो नहीं। अगर इधर रहता 50 डिग्री पूछ रहा है, यहाँ पर 12, 50 डिग्री डब्लू पर रहता तो क्या, 12 में 3 घंटा 20 मिनट घटा देते, 8 बजे का कुछ हो जाता। कुछ है, कुछ तो है, बच्चा जी शायद हम कर दिए हैं। इसमें और भी बातें पढ़ना है, लेकिन तत्काल ही इतना सान एक बार टफ डालेंगे तो ये पकड़ लीजिएगा, इधर हमेशा बढ़ेगा, इधर हमेशा कम रहेगा। तब एक पूरा टॉपिक है, उस पर पूरा टाइम देंगे, ये GMT IST में क्या अंतर होता है। अब भारत का स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, एक चैप्टर है, पढ़ेंगे हम लोग। आ गया, अब इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, तो सामने दिख रहा है तत्काल अभी BPSC के थ्रू Tier 4 होने जा रहा है। तो इतना कम समय में हेडिंगें दिए हैं, जो कम समय में आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनका कॉमन पेपर तो सब है, जिसमें इतिहास होता है, भूगोल होता है, तो लिख दिए हैं 250, और इसमें लिखना प्लस 250 से अधिक क्वेश्चन है। जैसे अभी हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसे ही बहुत कुछ कर देंगे इतिहास में, 250 300 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आप लोगों से हमको जुड़ना है, मात्र इतना फीस आपको लगेगा, और जितना घंटा पढ़ सके वैसे ही है। भूगोल का ये है, ये सब में आप लोग जुड़ना चाहिएगा तो जुड़ेगा। ऐप बन रहा है, 1-2 दिन में सब आपको सब सूचना मिलेगा, ऑनलाइन ये कीजिएगा। और इसमें कोई लोग जो भूगोल चाहते हैं, जिनका 9-10th में ऑप्शनल है, या फिर +2 का में रखे हैं, जो +2 के टीचर भूगोल से बनना चाहते हैं, ज्योग्राफी से, तो वो भी जुड़ सकते हैं। उसमें कोई बहुत बाध्यता नहीं है, जय लड़का होगा उसको हम पढ़ा देंगे। इसलिए कि भूगोल मेरा अभी तक प्रथम भूगोले पढ़ा रहे हैं सब जगह। बहुत बच्चे बिहार में, बिहार से बाहर भी लोग हमको जानिए रहे हैं, लेकिन तो अपना सब कुछ अब सेटअप किए हैं। तो इसमें आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए। और इसमें कुछ नहीं है, 100-200 रुपया कोई मीनिंग है, माने जितना आप सोच कर चलो उससे कई गुना जरूर बताएंगे, यही ख्याल रखिएगा। इसमें जुड़ना, जो लोग परीक्षा देना है, अभी हो ही नहीं जा रही है जनवरी में, तो चुनाव के कारण कुछ ऐसा हो गया, तो ज़्यादा डिले ना होगा। तो अब है हम लोग पास 1-1.5 महीना समय, उसमें जो होगा, समय कम होगा तो और आवर बढ़ा के आपको करेंगे। इसमें आप लोग जुड़ना चाहिए तो जुड़ लीजिए, कॉमन है, 1 to 5, 6 to 8, 9 10 ये कॉमन पेपर है, इसमें बहुत कुछ कर देंगे। और जिनको ज्योग्राफी +2 का है करना, या फिर 9th में ज्योग्राफी है, तो उसके लिए वेलकम। और आगे बात करते हैं। ये तो आगे आपका ये वायुमंडलीय तलट में से मौसमी परिवर्तन हो गया, वेदरिक फेनोमेना होता है। तो पहले समझ लीजिए, तब इसमें चर्चा। आपका आंसर तो हम ये कर दिए, हो गया, कोई मीनिंग नहीं, हो गया, ये आपका हो गया। ये कोई मीनिंग नहीं है, अब सब पूरा समझ लीजिए।
तो इसको पहले समझिए जो मौसम क्या होता है। ठीक है, मौसम को इंग्लिश में वेदर कहा जाता है। तब ये तो चैप्टर आएगा तो चर्चा का। एक होता है, नाम सुनते होंगे आप लोग, जलवायु, क्लाइमेट। ऐसे शब्द याद कर लीजिए, किताब के भाषा में आपको दिक्कत होगी। तब वायुमंडल के औसतीय दशा को मौसम कहा जाता है। वेदर इज नथिंग बट एवरेज कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। मौसम कुछ नहीं है, वायुमंडल के औसतीय दशा मौसम का। मौसम क्षण क्षण बदलता है, यहाँ तक ठीक है। क्लाइमेट जो है से एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर। मौसम के औसतीय दशा को जलवायु कहा जाता है, अब वायुमंडल के औसतीय दशा को मौसम कहा जाता है। मौसम क्षण क्षण बदलता है, लेकिन जलवायु में परिवर्तन जो तो कम से कम 35 वर्ष, 35 से 37 का रेंज चलता है। तो वही वो जब चैप्टर आएगा तो वहाँ पर लिखा देंगे। तो कम से कम किसी खास स्थान विशेष की मौसमीय दशा जो है कांस्टेंट 35 ईयर तक रहती है, तब वह खास जलवायु में। जैसे भारत की जलवायु मानसूनी बोलते हैं। मानसून का क्या तात्पर्य है, बहुत जगह आएगा ज्योग्राफी में। तो ये है, अब कह रहा है मौसमी परिवर्तन। जैसे अभी देखते हैं, अभी धूप निकला हुआ है, 10 मिनट के बाद आंधी तूफान आ जाएगा, तो आप क्या बोलते हैं, जे मौसम तुरंत बदल गया, ना कि बोल देते हैं जलवायु बदल गया। कोचिंगे आते हैं, क्लास से कोई संस्थान में आते हैं, आए तो ठीक है, इधर से लौट रहे हैं तो मूसलाधार वर्षा, आंधी तूफान है, तब बोलने के बोलचाल में अब क्या कहते हैं, मौसम एकाएक बदल गया, ना कि बोलते हैं जलवायु बदल गया। तो कहना क्या चाहता, अब थोड़ी देर पहले आए थे तो ठीक था, अब यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो मौसम क्षण क्षण बदलता है, लेकिन जलवायु पर में परिवर्तन कम से कम 35 ईयर्स का रेंज 37 तक अभी जा रहा है। तो और ज्योग्राफी हम लोग चर्चा करेंगे तो उस पर होगी। तो कह रहा है मौसमी परिवर्तन। तो मौसमी परिवर्तन से क्षोभ मंडल था, एवरेज कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एवरेज कंडीशन ये लिख दिए हैं अब आपको। अब जो है इसको थोड़ा हम और समझा देते हैं। तो ऐसे समझिए, वायुमंडल का जो संरचना पढ़ेंगे, एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तब वायुमंडल की संरचना स्ट्रेटिफाइड है, एक के बाद दूसरे तल पर, ऐसे एक तल्ला के बाद दूसरे तल्ला हो गया। तो दूरी माने धरातल से दूरी और नेचर, नेचर मतलब गुण के आधार पर वायुमंडलीय तल को दो हिस्सों में, 2 खंडों में बांटा गया है। एक को कहता सममंडल, एक को कहता विषममंडल। सारा चीज लगभग इसी में अगर समझ रहे हैं तो सब कुछ वैसा ऑप्शन सेट किए हैं जो आपको एक साथ बता देंगे। तो ऐसे समझ लीजिए, ऐसे कर लीजिए। यहाँ तक जो है धरातल से 80 किलोमीटर तक का दूरी है, इसी को हम लोग सममंडल कहते हैं। हो गया। और ऊपर वाला जो है से इसको विषममंडल कहते हैं। सेट कर लीजिए, कुछ है नहीं। विषममंडल मतलब हेट्रोस्फीयर, सममंडल मतलब होमोस्फीयर। हो गया। तो सम मतलब बराबर, क्या चीज में बना, तो यहां तक जो 80 किलोमीटर तक का वायुमंडल वायु के घटक जो हैं, कंपोनेंट ऑफ एयर। तो कंपोनेंट में एयर में क्या आप जानते हैं, पहला जानते हैं नाइट्रोजन 78%, दूसरा जानते हैं ऑक्सीजन नियर अबाउट 21%, 20 समथिंग है 20। तीसरा नंबर पर क्या बनते हैं, आर्गन 0.93। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कंपोनेंट एयर है, वायु का घटक बोल रहे हैं, विंड का नहीं। पवन और वायु में अंतर होता है। तो वायु का जो घटक है, इसके अनुपात और प्रतिशत में कोई भिन्नता नहीं होती, इसलिए सममंडल कहा जाता है। और जैसे जैसे यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसके अनुपात में भिन्नता घटने बढ़ने लगता है, यूजुअली घटता है बढ़ता है, जिस कारण इसको विषममंडल। यहाँ तक हो गया।
अब इस सममंडल को ही सबसे निचला है क्षोभ मंडल। ये भी क्वेश्चन आता है एसएससी का जो आता है, चाहे आया था ग्रेजुएट लेवल के, कुछ नहीं कौन क्रम सही है, तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद सम तापमंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बेही सजाने के लिए पूछता भी तो आप थोड़ा पढ़ कर जाइए ना, हमारी भाषा में बोलिएगा इसको दोनों हाथ से भर दीजिए, लेकिन पढ़ के हम लोग इसे जाते नहीं है। तो क्षोभ मंडल, उसके बाद क्या है तो ऑर्डर में सजाया हुआ है, सम तापमंडल, उसके बाद मंड मंडल, उसके बाद आयन मंडल। तो ये जो ये अपने आप में क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल, सम तापमंडल, यहाँ देखिए इधर लिख देते हैं, ये तीनों जो है ये चाहे इधर लिख देते हैं, ये सम अपने आप में क्वेश्चन है, सम मंडल का हिस्सा है। ये बड़ा जो है से विषम मंडल के क्या क्या कहें, क्रीमची तो सब अभी आपको बता दिए, इंटरेस्ट जगाइए ना। इसके अलावा भी बहुत चीज़ है, लेकिन अभी टफ लगेगा, जहाँ चर्चा वो होगी। तो कह रहा है जो मौसमी घटना इसी में होती है। तो मौसम में क्या क्या होता है, आंधी तूफान का आना, बिजली का चमकना, गरजना, बादल का, सब इसी में होता है, समझे। हम लोग जो हैं से ये क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल यहाँ से होगा क्या, तो इसका औसत जो मोटाई यहाँ से या ऊंचाई जो होती है 13 किलोमीटर, 12 से 13 किलोमीटर होती है। विषुवतीय क्षेत्र में अधिक, ध्रुवीय क्षेत्र में कम। सब तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपको, जो बोल के सुनिए ना, हमको भरोसा अभी तत्काल मत है, कोई किताब निकालिए या जो बोल रहे हैं इधर रिकॉर्डिंग है, सुनते रहिएगा, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा क्या आपको मिलता है। ये तो मेरा ट्रायल है, चाहे आप लोग से जुड़ रहे हैं, देखिए किताब जो बोल रहे हैं ना, कोई किताब लिख के लीजिए आपके नज़र में अच्छा है, देखिए सामने रख कर जो बोल रहे हैं सुनिए, जो उसमें क्या लिखा है, इससे ज़्यादा क्या है, सब कुछ हम बोल रहे हैं। तो सारी मौसमी घटना इसी में, मौसमी में क्या हो गया, आंधी तूफान का आना, बादल का बनना, वर्षा होना, सब इसी में होता है। और इसके बाद सम तापमंडल, देखिए सम, इसी में वायुयान उड़ाया जाता है। वायुयान क्यों उड़ाया जाता है, तापमान समान है तो वायुदान समान हो, आंधी तूफान नहीं आएगा। मध्य मंडल, इसी को रसायन मंडल भी कहा जाता है। यही रेडियो तरंग इसी से धरातल की ओर, ये अगर नहीं होता, आयन नहीं होता, तो अभी हम लोग मोबाइल जो जितना टीवी हम एक दूसरे को देख रहे हैं, उनको आप नहीं देखते, सारा कुछ कर दिए। तो वायुमंडल का संरचना जो है स्तरीकृत रूप में, माने एक तल के बाद दूसरे तल है। तो इसको गुण के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर नेचर के 2 वर्गों में बांटा, 2 हिस्सों में बांटा है, नॉट वर्गों बांटा गया है। यहाँ से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले वायुमंडलीय तल को सममंडल, होमोस्फीयर, इसके ऊपर जो हेट्रोस्फीयर, विषम, सम मीन्स बराबर क्या, तो यहाँ से 80 किलोमीटर तक वायु को जो संगठन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, जो इसके अनुपात यानी प्रतिशत में कोई भिन्नता नहीं होती, उससे ऊपर जाते हैं तो भिन्नता होती है। और इस सममंडल को ही निम्नलिखित 3 मंडल, सबसे निचला क्षोभ मंडल, उसके बाद सम तापमंडल, इसके बाद मध्य मंडल, इसके बाद विषम मंडल, आयन मंडल, बड़ी मंडल, सारा कुछ तो बोलिए दिए। कन्फ्यूजन हो किताब देख लीजिए या सुनिए जो क्या क्या हम बोल रहे हैं। आज जब क्लास ही सब प्रॉपर आएगा तो फिर चैप्टर ऐसा नहीं इसको छोड़ के पढ़ाएंगे। वायुमंडल तो बहुत आगे का चीज़ है, शुरू करेंगे खगोलीय भूगोल से, इसके बाद में स्थल मंडल, अक्षांश, देशांतर, समय निकालना, ज्वालामुखी, भूकंप, चट्टान, ये सब इसी का हिस्सा है। समय का निर्धारण, तिथि का AM, PM, सोमवार, मंगलवार, अक्षांश देश सब, तब हाइड्रोस्फीयर, तब एटमॉस्फेयर, तब भारत का भूगोल। जहाँ जरूरत पड़ेगा बिहार का परीक्षा दिए तो बिहार का भी भूगोल का चर्चा करेंगे। और भी है डोल्डन, चलिए डोल्डन, तो यहाँ देखिए हम स्केचे कर देते हैं आप लोग को। ये आपका सेंटर है, ग्लोब यही है। ये तो जब आएगा प्रॉपर क्लास तो इस पर इमेजिंग लाएंगे, जो फिगर है जिसको आप बोलते हैं। तो ये अभी तक रेडियस है, ई मिला दिए तो डायमीटर है, आइए 0 डिग्री अक्षांश है, हो गया। तो 0 डिग्री अक्षांश से खींची गई या गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है, हो गया। तो विषुवत रेखा है क्या, तब पृथ्वी या ग्लोब पर 0 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरने वाली या खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों
उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है विषुवत रेखा कहलाती है। तब इस पर नया मॉडल होगा, विषुवत रेखा किस किस महादेश से, देश से, सागर से, महासागर, तो तभी आपके लिए ही रहेगा। तो ये हो गया उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो फिर एक और इसके, तो ये 5 डिग्री जो हो गया n और ये 5 डिग्री हो गया s, इसी बेल्ट को, क्षेत्र को डोल्डम कहा जाता है। तो देखिए ऐसा कौन है, 0 से 5 डिग्री, केवल n वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, 0 से 5 s नहीं, तो इसका आंसर ये होगा। थोड़ा ऑप्शन थोड़ा दूसरे ढंग से होना चाहिए, कुछ बात नहीं है, चलिए कोई, ये तो खैर बातें नहीं है इसको। तो इसी को डोल्डम कहते हैं। इसी को और जोड़ देते हैं, इसी को शांत पेटी कहता है, शांत पेटी, रीजन ऑफ काम। ये शांत क्यों को है, तो बात में आप ना समझिएगा, तो ऊपर की बात है, तो इसको है तो अशांत लेकिन शांत कहते हैं, तो अभी ना समझिए, टफ लगेगा। तो आपका क्वेश्चन यही है, मतलब 5 डिग्री विषुवत रेखा के सापेक्ष 5 डिग्री अक्षांशों के बीच के वह पेटी या क्षेत्र जिसको डोल्डम कहा जाता है। और चूंकि इसमें पवन जो है से शांत रहती है, जब वायु और पवन में अंतर बताएंगे आगे तब इसे समझना अभी टफ लगेगा आपको। तो चूंकि इसमें कोई उथल पुथल नहीं होता इसलिए शांत कहते हैं। बस इतना ही। देखिए वही तो यहाँ पर उसी का दूसरा रूप है, शांत पेटी। देखिए किसके दोनों ओर, तो विषुवत रेखा के दोनों ओर। तो देख रहे हैं विषुवत रेखा तो ये था आपका है 0 डिग्री है, 0 डिग्री तक कहीं नहीं, इस तरह से इसमें और भी कुछ बता देते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। होना क्या चाहिए था यहाँ आंसर, तो किसके दोनों ओर, तो विषुवत रेखा के दोनों ओर। ये विषुवत रेखा, विषुवत रेखा नहीं होता तो 0 डिग्री अक्षांश रहता। क्या पूछेगा, जो मॉडल जो पढ़ना है वही ना कोई सेट करेगा, कोई व्यक्ति ना सेट करेगा, वो भी तो कोई पढ़ा होगा। आप भी पढ़िएगा, वहाँ पहुँच जाइएगा। तो जी तो यहाँ तो कुछ है नहीं। होना क्या, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश नहीं रहता तो विषुवत रेखा लिखा रहता। हो गया। अब यहाँ पर देखिए 23.5 इंच। अब इसमें हम तो आपको दूसरा कुछ समझा देते हैं। ऑप्शन जो है कितना सीखिएगा, सीखिए ना, खाली आप लोग साथ दीजिए ना हमरा, कितना पढ़िएगा। देखिए ये ग्लोब है, सेंटर है, इक्वेटर, ये हो गया विषुवत रेखा। ऐसे कीजिए 23.5 n, ऐसे कीजिए 23.5 s। इसी को कहता है कर्क रेखा। कुछ है कर्क रेखा, इसी को कहता है मकर रेखा। इंग्लिश कहिएगा ट्रॉपिक ऑफ, जब प्रॉपर क्लास सब अच्छा से लेंगे, घबराइएगा नहीं, अभी तो कम समय अधिक बना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। आई कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को इसी को कहता है ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधीय। क्या क्या बोलेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं ये जो है से कर्क रेखा मकर रेखा रहता। तो ये पूछ रहा है 40 डिग्री NS जो है से इसको गरजते चलीसा, पछुआ पवन चलती है। 60 जो है इसको आर्कटिक सर्किल कहता है, 66 N, तो 66.5 S आर्कटिक अंटार्कटिका सर्किल। सारा कुछ तो है। क्वेश्चन का आंसर तो आपका ये है, लेकिन सब कुछ बता दिए। सब देखिए, बार बार क्वेश्चन बनाइए, कहीं का बनाइए। पूछा सब जो है से ये जितना जो है वो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का अक्रिय की जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग न लेता है। क्यों, इसलिए कि हीलियम जो है डुएट रूल को ओबे करता है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनर, रेडन, जो सब जो है ऑक्टेट को करता है। ऑक्टेट है जिसके बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लगता। और चूंकि सब गैसियस स्टेट में इसको गैस कहते हैं, अक्रिय गैस। अब पूछ रहा है जो आर्गन, आर्गन
तो वायु में कौन कौन गैस है? एयर में जो है से 70, एयर में ऐसे देखिए 78% आप जानते हैं, सब लोग पढ़े क्या है इधर। दूसरा जो है 21% क्या है? ऑक्सीजन है। ये ख्याल रखिएगा, तीसरे नंबर पर जो है से 0.94% है आर्गन, पूछ ही रहा है, समझिए। चौथे नंबर पर है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप 0.3% है, ये CO2। सारा यहाँ का दूसरा मॉडल भी बता दिए हैं। तो सर्वाधिक अनुपात में तो सब तो हीलियम, नियन, कार्बन सब जो है सब इनर्टे है। इनर्ट में एक ही जो है से डुएट रूल को ओबे करता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और 4 होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉनों के स्थिर हो जाता है। इसके अलावा नियन जो है 10 होता है। तो ये सब इनर्ट है, चूंकि गैसीय सब्सटेंस इनर्ट गैस इसको कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। हो गया। पूछ रहा है जो होता क्या है, तो आर्गन जो है तो कितना प्रतिशत होता है? आर्गन ये तीसरे नंबर पर है, कार्बन डाइऑक्साइड चौथे पर, ये ख्याल रखिएगा। तो वायु के संगठकों में सबसे अधिक नाइट्रोजन दूसरे नंबर पर, ऑक्सीजन तीसरे नंबर पर, आर्गन चौथे नंबर पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा जगह भी मिलेगा, केमिस्ट्री में मिलेगा। क्या नंबर? ये थोड़ा स्टैंडर्ड चीज हो गया है। अच्छा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, इसको समझा देते हैं। देखिए स्केच ऐसे कर देते हैं। ये अभी तो वही चीज है ना। तो ये 23.5 है N, ये 23.5 S है। तो इसको हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, होता है कर्क रेखा। ये जो है से मकर रेखा है। अभी यही बताए थे, दोनों के क्षेत्र को, बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय, माने ट्रॉपिकल हो गया। और 23.5 से 66.5 का जो क्षेत्र होता है इसको सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण। तो पूछ रहा है जो उपोष्ण मतलब इधर से इधर की ओर आने वाला वायुदाब चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? ट्रेड विंड। समझ गए? तो उपोष्ण मतलब यहाँ तक सूर्य का प्रकाश जो है, ये सन है, ये सालों भर लंबवत पड़ता है। तो यहाँ की गर्म एवं हल्की वायु संवहन द्वारा ऊपर उठती है, लेकिन जब ऊपर जाता है तो तापमान क्या हो, ये तो मैकेनिज्म है, लेकिन शॉर्ट में बता देते हैं। ऊपर जब बढ़ने नहीं देता है, तो इधर से जो तो पवन जो चलती है, विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो यहाँ तो सालों भर ये लंबवत पड़ता है। तो यहाँ की वायु तो कभी जो है से ठंडा होता ही नहीं, तो ऊपर उठता है। लेकिन जैसे ऊपर जाता है तो भारी होने लगता है, भारी होने लगता है, ऊपर वाला भारी, तो दोनों मिलके ही आता है। तो इसका दिशा जो होता है इससे होता है। ये तो पूरा स्केच है, ये होता है। तो ये व्यापारिक पवन है। पछुआ पवन ध्रुवीय तो ध्रुव से चलता है, मानसूनी तो ये सब जो है से प्राइमरी विंड है, प्राथमिक कहते हैं। ये जो है से सेकेंडरी विंड है, द्वितीयक न कह के इसको अस्थाई भी कह सकते हैं, इसको अस्थाई भी कह सकते हैं। ये सब आएगा, कम सभी सब चैप्टर पढ़िएगा तभी तो इसका आंसर जो होगा व्यापारिक पवन होगा। बस यही हो गया है। आगे देखिए और सब सब्जेक्ट ऐसे ही। अभी ज्योग्राफी में आपको मिलेगा 8-10 सेट मिलेगा, 5 गो वर्ल्ड का, 5 गो इंडिया का, वैसे हिस्ट्री का, वो तो चलते रहेगा। आपको जितना समझना है समझिए और थोड़ा माने साथ दीजिए। और क्या, आप ज़्यादा तो कुछ बोलेंगे नहीं। ये तो बिजनेस मतलब ऐसा थोड़ी है जो सब्जी का दुकान है जो कुछ झट से खरीद लिया बेच लिए। तो आपके करियर का सवाल है। देखिए तो एक समय कम है जो चाहते हैं जो अधिक से अधिक आप तक पहुँचे, नहीं तो ये सब और जो प्रॉपर समझाएंगे तो आप समझ जाइएगा ही। एक लाइन जरूर कहेंगे, न कैसे समझिएगा वो हमारी जिम्मेदारी है। ये तो समय अभाव है। क्या देखते हैं एक एक क्वेश्चन में आपको इतना समय लेने लगेगा, सर एक एक चीज़ में ही बता रहे हैं। ऐसे सब चीज़ बता दी, इसको और बेहतर ढंग से जैसे समझ जाइएगा बस समझा देंगे ही। तत्काल देखते चलिए, जितना जो है से
ऐसी ज्योग्राफी में 8-10 सेट आपको मिलेगा, 10-10 का। हिस्ट्री मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, इकोनॉमी में, साइंस में, ये तो चलते रहेगा। और थोड़ा थोड़ा जोड़ने के लिए छोटा मोटा कोर्स जो हम ला रहे हैं, जो इसमें से देखिए और बहुत हेल्प मिलेगा, यही हम आशा करते हैं। और कुछ है?